ठीक है, अब हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर बात कर रहे हैं वेब इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब अभी तक हमने जितना भी चीजें देखी हैं, मॉडल्स वगैरह, ये सारी चीजें ये हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से देखी हैं। ठीक है, अच्छा अब वेब इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें जो अभी हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ी हैं वो हमारे पास वेब इंजीनियरिंग के अंदर भी आती है। ठीक है, लेकिन वेब इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आती हैं। मतलब सॉफ्टवेयर समझ लो, जितनी भी अभी हमने बात की वो आपके पास डेस्कटॉप बेस्ड हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब वेब इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं, मतलब वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, उनकी इंजीनियरिंग किस तरह से की जाती है, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे पास चीजें थी वो वेब इंजीनियरिंग पे भी अप्लाई होती हैं, लेकिन वेब इंजीनियरिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी परफॉर्म होती है, उसको हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो पहला पॉइंट, फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन एडेप्टेबल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल्स आर प्रिफर्ड। अब देखो यहाँ पे किस मॉडल की बात हो रही है, एडेप्टेबल एंड इंक्रीमेंटल, मतलब इंक्रीमेंटल मॉडल की बात हो रही है। सही है, इंक्रीमेंटल मॉडल का मतलब कि जिसको हम इंक्रीमेंट्स में, मतलब पोर्शंस में बनाते हैं। मतलब ये जो इंक्रीमेंटल मॉडल है, हमने इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा था एसडीएलसी के अंदर, तो समझ लो आपकी जो वेब इंजीनियरिंग होती है ना, वो कौन से प्रोसेस मॉडल को फॉलो करती है, इंक्रीमेंटल मॉडल को फॉलो करती है। और इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पहले हम डिफरेंट पोर्शंस में काम करते हैं। इसका मतलब मैंने पहला इंक्रीमेंट बनाया, उसके अंदर मैंने अपने सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना लिया और अपने क्लाइंट को दिखा दिया। अब वो क्लाइंट कहता है कि भाई इसके अंदर आपने मजीद चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो मतलब जब मैंने एक प्रोटोटाइप अपना कंप्लीट कर लिया था, एक इंक्रीमेंट मैंने अपना कंप्लीट कर लिया था, तो उस इंक्रीमेंट के एंड में मेरे यूजर ने दोबारा मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स दी। ठीक है, और वो रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगले इंक्रीमेंट के अंदर मैंने क्या किया, उसको फुलफिल कर दिया जो उसकी रिक्वायरमेंट थी। इसी तरह इंक्रीमेंट्स मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास वो सॉफ्टवेयर मेरा तैयार होता जाएगा। मतलब वेब इंजीनियरिंग, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर कौन से मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं, जो इंक्रीमेंटल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, और इंक्रीमेंटल मॉडल हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंटल मॉडल जब आप समझोगे तभी आपको ये वेब इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो दूसरा पॉइंट, फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड एडेप्टेबल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल्स आर यूज्ड। भाई बात कर रहा है अगर आपको वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो आप इंक्रीमेंटल मॉडल का यूज करते हो। अब इसका रीजन, द रीजन फॉर सेलेक्टिंग एवोल्यूशनरी मॉडल इज दैट, अब देखो ये कह रहा है इवोल्यूशनरी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल किसकी टाइप है, एवोल्यूशनरी मॉडल की टाइप है। ठीक है, वाटरफॉल और प्रोटोटाइप किसकी टाइप थी, लीनियर सीक्वेंशियल की। सही है, तो यहां पे ये कह रहा है कि द रीजन फॉर सेलेक्टिंग इवोल्यूशनरी मॉडल, और इवोल्यूशनरी मॉडल कौन सा है, इंक्रीमेंटल मॉडल। सही है, तो यहां पे यही कह रहा है जो रीजन है आपके पास इवोल्यूशनरी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल को सिलेक्ट करने का, वो क्या है, इज दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर चेंजेस, especially the user experience when surfing on the website। भाई इसका मतलब इंक्रीमेंटल मॉडल को क्यों यूज करती है वेब इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब कोई और मॉडल भी तो यूज कर सकती है ना, इंक्रीमेंटल मॉडल ही क्यों। अब देखो इंक्रीमेंटल मॉडल के एंड में क्या होता है, भाई देखो मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंटल मॉडल में कितने फेजेस आते हैं, पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। तो आपने जब पहला इंक्रीमेंट कंप्लीट कर लिया तो पहले इंक्रीमेंट का आखिरी फेज क्या है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है, आप अपने कस्टमर को जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है वो दिखाते हो। सही है, और उस प्रोटोटाइप को क्लाइंट देखने के बाद मजीद रिक्वायरमेंट बताता है। तो जब वो आप रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेते हो तो यूजर क्या करता है, आपको दोबारा रिक्वायरमेंट बताता है। मतलब इस तरह से एक चेन चलती जाती है ना। तो इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या था कि जब आप पहला इंक्रीमेंट बना लेते हो तो एंड में आप अपने क्लाइंट को दोबारा वो रिजल्ट दिखाते हो, आउटपुट दिखाते हो, जिसकी बेस पे यूजर आपको मजीद रिक्वायरमेंट बताता है कि ये भी चीजें ऐड करो। तो मतलब आपके पास
यूजर अपनी रिक्वायरमेंट को चेंज करता जाता है ना, और चीजें बताता जाता है, तो मतलब ये इंक्रीमेंट चलता जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इंक्रीमेंटल मॉडल आप यही यूज करते हो, क्योंकि जब आपका यूजर, जब आपने फर्स्ट टाइम उसको कोई वेबसाइट बना के दी, और जब वो उस वेबसाइट को सर्फ करेगा, सर्फ मतलब जब वो उसको फर्स्ट टाइम यूज करेगा, तब वो आपको बताएगा कि इसके अंदर आपने कौन कौन सी चीजें और ऐड करनी है। सही है, मतलब देखो जब तक यूजर आपकी जो आपने प्रोडक्ट बनाया, जो वेबसाइट बनाया है, जब तक उसको यूज नहीं करता ना, तब तक उसे पता नहीं चलता कि इसके अंदर सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं या नहीं है। ठीक है, तभी वेब इंजीनियरिंग के अंदर हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? इंक्रीमेंटल मॉडल। क्यों? इंक्रीमेंटल मॉडल हमें बार बार क्लाइंट चेंज का, मतलब क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो बार बार चेंज हो सके और बार बार उनके ऊपर काम किया जाए, ये चीज हमें कौन सा मॉडल प्रोवाइड करता है? इंक्रीमेंटल मॉडल। और इंक्रीमेंटल मॉडल किसके अंदर आता है? इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर आता है। सही है, तो यही वजह है कि वेब इंजीनियरिंग कौन से मॉडल्स को फॉलो करके की जाती है? इंक्रीमेंटल मॉडल्स। अब देखो इंक्रीमेंटल मॉडल्स का लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, तो इस लेक्चर में अगर कोई भी डिफिकल्टी हो तो पहले इंक्रीमेंटल मॉडल समझना, फिर वेब इंजीनियरिंग के ऊपर आना, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो वेब इंजीनियरिंग में भी आती हैं, लेकिन वेब इंजीनियरिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आती हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी हैं? पहली फॉर्मुलेशन, फिर प्लानिंग, फिर एनालिसिस, फिर मॉडलिंग, फिर पेज जनरेशन एंड टेस्टिंग, और फिर कस्टमर इवैल्यूएशन। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मुलेशन। ठीक है, अब देखो फॉर्मुलेशन मतलब वेब इंजीनियरिंग के अंदर ये जो एक्टिविटी है फॉर्मुलेशन, इसके अंदर होता क्या है? यहां पे देखो पहला पॉइंट, आइडेंटिफाइज द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेब एप्लीकेशन एंड एस्टैब्लिशेस द स्कोप फॉर द फर्स्ट इंक्रीमेंट। मतलब वेब इंजीनियरिंग का समझ लो पहला फेज, फेज क्या है? फॉर्मुलेशन। इस फॉर्मुलेशन के फेज के अंदर हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो वेब एप्लीकेशन यूजर हमसे बनवाना चाह रहा है उसके गोल्स और उसके मकसद क्या है, ये सारी चीजें हम कहां पे डिसाइड करते हैं? फॉर्मुलेशन के अंदर। और आगे क्या कह रहा है? एंड एस्टैब्लिशेस द स्कोप फॉर द फर्स्ट इंक्रीमेंट। मतलब पहला इंक्रीमेंट में क्या होता है? मतलब हम इंक्रीमेंटल मॉडल यूज करेंगे ना, तो पहले इंक्रीमेंट में हमेशा प्रोटोटाइप बनता है, सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनता है। तो जब आप सारी चीजें, मतलब कि हमारी जो वेब एप्लीकेशन है उसके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जब आप ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? आप फर्स्ट इंक्रीमेंट मतलब अपने जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है सॉफ्टवेयर को बनाने का, उसका जितना भी स्कोप है वो आप इस्टेब्लिश करते हो, क्रिएट करते हो। और ये सारा काम किसके अंदर होता है? फॉर्मुलेशन के अंदर। फिर आ जाओ प्लानिंग। प्लानिंग मतलब देखो एस्टिमेट्स ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट। मतलब प्लानिंग के अंदर पहली चीज हम क्या अंदाजा लगाते हैं? हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारा ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, मतलब कितने में ये हमारे पास वेब एप्लीकेशन बन जाएगी, पूरी टोटल कॉस्ट किस में आएगी, मतलब कितनी आएगी ओवरऑल कॉस्ट, ये हम प्लानिंग में इसका एस्टिमेट निकालते हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। फिर देखो इवैल्यूएट्स रिस्क। मतलब इस वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपके पास कौन कौन से रिस्क अपीयर हो सकते हैं, ये भी हम प्लानिंग में करते हैं। फिर देखो एंड डिफाइंस अ डेवलपमेंट शेड्यूल फॉर द इनिशियल वेब एप्लीकेशन इंक्रीमेंट। मतलब पूरा शेड्यूल कि भाई मुझे कौन से टाइम में कौन सा काम करना है। मतलब जिस तरह मैंने एक शेड्यूल बना लिया कि भाई इतने टाइम में मेरा यूजर इंटरफेस तैयार हो जाना चाहिए, इतने टाइम में डेवलपमेंट का सारा काम हो जाना चाहिए, इतने टाइम में डेटाबेस का सारा काम हो जाना चाहिए। तो ये जो पूरा शेड्यूल है, मतलब जब हम फर्स्ट इंक्रीमेंट करते हैं जिसमें हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, तो उसका जितना भी शेड्यूल होता है टाइमिंग वगैरह का, डेवलपमेंट का, तो वो हम करते हैं प्लानिंग के फेज के अंदर। ठीक है, मतलब पहला फॉर्मुलेशन और फिर प्लानिंग। मतलब देखो फॉर्मुलेशन को आप उस तरह से समझ सकते हो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सही है कि भाई गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्या क्या चीजें और उसका उस वेब एप्लीकेशन का मकसद क्या होगा। ठीक है, ये सारी आ गई पहली में। दूसरा क्या था फेज? एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस की जगह क्या आ गया? प्लानिंग।
क्या आप प्लान करते हो कि भाई कॉस्ट कितनी होगी, रिस्क कितने आ सकते हैं और शेड्यूल ओवरऑल कितना होगा एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेशन हो गया, प्लानिंग हो गया। इसके बाद थर्ड आ गया एनालिसिस। अब देखो एनालिसिस के अंदर क्या है, establishes requirements for the web application and identifies the content that will be incorporated। मतलब हमारी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, मतलब वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए मुझे कुछ डिजाइनर चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ डेवलपर चाहिए, कुछ डेटाबेस डेवलपर चाहिए, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है ना। ये सारी चीजें हम कहाँ पे एनालाइज करते हैं, एनालिसिस के फेज के अंदर। और फिर कौन सा कंटेंट जो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर डालूंगा, इन सारी चीजों का तज्जिया, एनालिसिस हम कौन से फेज में करते हैं, कौन सी एक्टिविटी में करते हैं, एनालिसिस की एक्टिविटी में करते हैं। अब आ जाओ मॉडलिंग। मतलब मॉडलिंग का मतलब अब नमूना तैयार करना है, वेब एप्लीकेशन का एक मॉडल तैयार करना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इनकॉर्पोरेट्स टू पैरेलल टास्क सीक्वेंस। मतलब मॉडलिंग के अंदर दो चीजें एक साथ तैयार की जाती हैं। एक चीज क्या है, यूजर इंटरफेस, और उस यूजर इंटरफेस के अंदर जो कंटेंट शो करवाना है। ये दोनों काम पैरेलल चलते हैं ना, एक साथ चलते हैं। और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा। तो ये आता है मॉडलिंग के अंदर। फिर आ जाओ कंटेंट डिजाइन। कंटेंट डिजाइन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कंटेंट फॉर द वेब एप्लीकेशन। मतलब कंटेंट डिजाइन, देखो नाम से ही जाहिर है, मतलब मुझे वो कंटेंट डिजाइन करना है जो मैं अपने यूजर इंटरफेस में दिखाऊंगा। देखो एक्विजिशन का मतलब होता है हासिल करना। उर्दू में अगर मैं बताऊं हुसूल, मतलब आपको ऐसा कंटेंट या तो क्रिएट करना है या हासिल करना है जो आपकी वेब एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले करवाया जाएगा। सही है, तो ये किसके अंदर आ जाता है, कंटेंट डिजाइनिंग के अंदर। फिर आ जाओ यूजर इंटरफेस डिजाइन। देखो यूजर इंटरफेस डिजाइन इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द आर्किटेक्चर। मतलब पूरा यूजर इंटरफेस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पहले उसका आर्किटेक्चर, कि भाई मुझे अगर वेब एप्लीकेशन बनानी है तो जाहिर बात है पहले हेडर आएगा, नेविगेशन बार आएगी, स्लाइडर वगैरह, फिर मेन पेज, साइड बार, फिर फूटर, ये सारी चीजें आर्किटेक्चर में आ जाती है ना। फिर नेविगेशन, क्योंकि हमारी वेब एप्लीकेशन में मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो उनके दरमियान नेविगेशन कैसे होंगे। ग्राफिक डिजाइन, मतलब कोई ग्राफिक्स है, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, वो आप किस तरह से डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। ठीक है, एंड ग्राफिक डिजाइन दैट एस्टैब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब एप्लीकेशन एंड द फ्लो ऑफ द यूजर इंटरेक्शन विद इट। क्योंकि ये जो सारी चीजें होती हैं ये यूजर को नजर आएंगी ना। ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर यूजर को नजर आएगा जिससे वो इंटरैक्ट करेगा, नेविगेशन जिससे वो क्या करेगा, एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन के अंदर आ जाती है। अब आ जाओ आखिरी के दो रहेगा, पेज जनरेशन एंड टेस्टिंग। मतलब देखो क्या कह रहा है, कंस्टिट्यूट रिक्विजिट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन मतलब देखो मेरी वेबसाइट तैयार हो चुकी है, फुली कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, अब उसको टेस्टिंग फेज में लेके जाना है, मतलब टेस्ट करना है। ठीक है, कि भाई मेरी वेबसाइट फॉर एग्जांपल, मतलब हर तरह से मैं टेस्टिंग करूंगा। देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग में हमने क्या देखा था कि मैं अपनी वेबसाइट पे कितना लोड डालूं जितना वो बर्दाश्त कर सके। भाई अक्सर हमारे पास क्या होता है, जिस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स होती हैं, मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि अपना वो जो रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स का वो ऑनलाइन अपलोड कर देती हैं। अब जैसे ही वो रिजल्ट अपलोड होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल 10,000 बच्चा है, ठीक है, 10,000 स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जाहिर बात है 10,000 रिक्वेस्ट एट अ टाइम उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जाएंगी। तो खुद सोचो कि अगर 10,000 रिक्वेस्ट एट अ टाइम जाती हैं तो हमारा अक्सर क्या होता है, हमारा वो वेबसाइट क्रैश कर जाती है। वो इतना लोड, इतना रिक्वेस्ट का लोड, इतना स्ट्रेस वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर एक ये सीन हुआ था, ठीक है, कि रिजल्ट अनाउंस हुआ, अब इतने सारे बच्चों ने एक्सेस किया कि उनका सर्वर और वो वेबसाइट क्रैश हो गई, मतलब सर्वर ने इतना लोड नहीं लिया। सही है, तो इन सारी चीजों को हम कहां पे टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग फेज के अंदर। मतलब चेक करते हैं, अगर क्रैश हो रही है तो
तो इसका मतलब कुछ ऐसे टेक्निक अप्लाई करनी है, कोई अच्छा सर्वर लेना है जो कि इन सारी चीजों से बच सके, ठीक है। तो ये जितनी भी तरह की टेस्टिंग होती है वो हम सारा इस फेज के अंदर करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कस्टमर इवैल्यूएशन। अब देखो कस्टमर इवैल्यूएशन के अंदर रिव्यूज ईच इंक्रीमेंट प्रोड्यूस्ड एज द पार्ट ऑफ द वेब इंजीनियरिंग प्रोसेस। मतलब मैंने क्या बताया, इंक्रीमेंटल मॉडल होता है। इंक्रीमेंटल मॉडल के अंदर हम डिफरेंट पोर्शंस में सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हर इंक्रीमेंट के बाद हमें अपनी वेबसाइट अपने क्लाइंट को दिखानी है और उसका फीडबैक लेना है। कस्टमर इवैल्यूएशन का मतलब उसका फीडबैक लेना है। मतलब जब मैंने पहला इंक्रीमेंट बनाया था, मैंने क्या बताया कि पहले इंक्रीमेंट के एंड में हम क्या करते हैं, अपने कस्टमर को वो प्रोजेक्ट दिखाते हैं कि भाई इसमें कोई और चेंजेस रिक्वायर्ड है। अगर कोई चेंजेस वो बताता है तो इसका मतलब अब मैंने अगला इंक्रीमेंट बनाना है और उसके अंदर अपने कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। सही है। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि हर इंक्रीमेंट के बाद आपने अपने कस्टमर से रिव्यूज लेने हैं, फीडबैक लेना है कि वो सही तरह आपको कोई इसमें चेंजिंग तो नहीं चाहिए। फिर देखो एट दिस पॉइंट चेंजेस आर रिक्वेस्टेड। मतलब हर इंक्रीमेंट के बाद यूजर क्या करता है, कुछ चेंजेस की रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि भाई ये चेंजेस आपने और करनी है। तो इसका मतलब देखो क्या कह रहा है, स्कोप एक्सटेंशन अकर। स्कोप मतलब हमारी एक वेबसाइट थी जो फर्स्ट इंक्रीमेंट में बनी थी, मैं उसको बढ़ा रहा हूं, मेरा यूजर उसको बढ़ा रहा है, बड़ा कर रहा है, वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को बड़ा कर रहा है, हमारे स्कोप को एक्सटेंड कर रहा है। सही है। तो ये सारा काम होता है कस्टमर इवैल्यूएशन के अंदर। फिर देखो these changes are integrated into the next path। मतलब पहले इंक्रीमेंट के बाद जो जो चेंजेस आपको क्लाइंट ने बताई हैं कि आपने ये चेंजेस करनी है, उनको आप कहां पे लेके जाते हो, नेक्स्ट पाथ में। मतलब नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर आप उन चीजों को फुलफिल करते हो थ्रू द इंक्रीमेंटल प्रोसेस फ्लो। वही बात आ गई दोबारा, इंक्रीमेंटल प्रोसेस फ्लो, क्योंकि वेब इंजीनियरिंग किसको फॉलो करता है, इंक्रीमेंटल मॉडल को फॉलो करता है। ठीक है, एक इसका ये पॉइंट है।